हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं हूं दुष्यंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न इस वीडियो में कलेक्ट किए गए हैं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में विस्तृत जानकारी हम दे चुके हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने वीडियोस देख सकते हैं। यानी इस वीडियो में हम इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसका विस्तृत अध्ययन किया जा चुका है और उसी चैप्टर से संबंधित यानी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से कवर किए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रागैतिहास का अर्थ क्या है? प्रागैतिहास के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि ऐसा इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो, उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक का अर्थ हो गया ऐसा इतिहास जिसे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि पशुपालन किस काल से संबंधित है, यानी किस काल में लोगों ने पशुओं को पालना प्रारंभ किया था? पहला ऑप्शन है पुरापाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल या मध्य पाषाण काल। मैंने इनके आंसर भी यहाँ पे लिख दिए हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पशुपालन जो है वो मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हो गया था। तीसरा प्रश्न है कि भारत के दो सबसे पुराने ज्ञात मध्यकालीन स्थल कौन से हैं? भारत के ऐसे दो मध्यकालीन स्थल कौन से हैं जो सबसे पुराने हैं? तो वो हैं सराय नाहरराय एवं महदहा। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक स्तंभ गर्त किस स्थान पर पाए गए हैं? तो प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाए गए हैं सराय नाहरराय। सराय नाहरराय नामक स्थान पर प्रारंभिक स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कौन सा था? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय। तो इसका आंसर है कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहले मनुष्य द्वारा पालतू पशु के रूप में पाला गया था। ठीक है, अब आता है कि मानव द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु प्रयुक्त की गई थी? मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु क्या थी? तो सबसे पहले कौन सी धातु का इस्तेमाल किया गया था? तांबा के बारे में। और ये आप पढ़ चुके हैं जब हमने ताम्रपाषाण काल के बारे में बताया था, तो आप पढ़ चुके हैं कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहली धातु जो प्रयुक्त की गई थी वो कौन सी थी? तांबा। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? मनुष्य के द्वारा कौन सी फसल सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? चावल, गेहूं, जौ या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है गेहूं। गेहूं को मनुष्य के द्वारा सबसे पहले फसल के रूप में प्रयोग किया गया था। कृषि का पहला उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको रख लीजिएगा, दिमाग में बिल्कुल सेव कर लीजिएगा कि कृषि का पहला उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? वो मैहरगढ़ से प्राप्त होता है। और किस काल में कृषि का सबसे पहला उदाहरण प्राप्त होता है? तो वो होता है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कृषि का सबसे पहला उदाहरण मैहरगढ़ में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है बुर्ज होम किससे संबंधित है? बुर्ज होम का संबंध किस काल से है? मध्य पाषाणकालीन स्थल, निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल या फिर नवपाषाणकालीन स्थल? तो बुर्ज होम जो संबंधित है वो है नवपाषाण काल से। तो ये कैसा स्थल है? नवपाषाण काल का स्थल है। अगला प्रश्न है कोल्डी हवा का संबंध किससे है? कोल्डी हवा का संबंध है, कोल्डी हवा से हमको क्या प्राप्त होता है? कोल्डी हवा से हमें सबसे पहले चावल प्राप्त होता है या फिर गन्ने की खेती के बारे में प्रमाण मिलते हैं या फिर ये एक निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल है? तो इसका आंसर है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। ये प्रश्न कई बार पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है कि कोल्डी हवा का संबंध किससे है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। यानी ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? तो आपका उत्तर होगा कोल्डी हवा से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भीमबेटका का संबंध किससे है? क्या भीमबेटका एक धार्मिक स्थल है या फिर व्यापारिक स्थल है या फिर एक प्रागैतिहासिक स्थल है जहां से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, मैंने विस्तृत रूप से आपको इसके बारे में बताया है कि प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका की जो गुफाओं में शैल चित्र मिले हैं,
शैल चित्र मिले हैं, उनसे कई चीज़ों के बारे में पता चलता है। वहाँ से पता चलता है कि लोगों ने ग्रुप बनाना शुरू कर दिया था, लोग समूहों में रहना स्टार्ट कर दिया था, शिकार करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और चित्रकला, जब वहाँ पे चित्रकला के मतलब चित्र मिले हैं और दीवारों पर चित्रकारी मिली है, तो इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रागैतिहासिक काल के मानव ने चित्रकारी करना भी प्रारंभ कर दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शल्कों से बने औजार किस काल से संबंधित हैं? तो शल्कों से बने औजार मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मानव की आखेटक एवं खाद्य संग्राहक की अवस्था जुड़ी हुई है। आपने पढ़ा होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया होगा कि पुरापाषाण काल में मनुष्य कैसा था, आखेटक था और खाद्य संग्राहक था, अर्थात वह अपने जीवन यापन के लिए शिकार करता था, यानी भोजन की प्राप्ति के लिए शिकार करता था। खेती बाड़ी करना वह नहीं जानता था, तो वो कैसा था, खाद्य संग्राहक, खाने पीने की वस्तुओं का संग्रह करता था, ना कि उत्पादन। इसलिए पुरापाषाण काल का जो मानव है उसे आखेटक और खाद्य संग्राहक की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित हैं। बेलन घाटी से जो हमें औजार प्राप्त हुए हैं वो निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल हैं, निम्न पुरापाषाणकालीन समय के हैं। पेबुल उपकरण संबंधित है। पेबुल उपकरण किससे संबंधित है? पेबुल उपकरण के बारे में मैंने आपको बताया था कि पेबुल जो वटिकाश्म होते हैं, जो रेत होता है, रेत के अंदर जो आपको दिखाई देते होंगे छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े दिखाई देते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, चिकने, आपने गोल गोल पत्थर देखे होंगे। वो जैसे कि पानी का बहाव होता है तो कहीं दूर से पानी के बहाव के साथ में जो पत्थर बहते हुए आते हैं, तो पानी की रगड़ के साथ साथ वो कैसे हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। तो उनका प्रयोग भी औजार बनाने के काम में किया गया था। उनका एक जो भाग होता था वो चिकना हुआ करता था और दूसरा भाग नुकीला बनाते थे, और ये सभी क्रियाएं निम्न पुरापाषाण काल में, या जिसे हम पूर्व पुरापाषाण काल कहते हैं, इस काल से संबंधित हैं। मानव को आग की जानकारी किस काल में हुई? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्न पुरापाषाण काल में, यानी पूर्व पुरापाषाण काल में ही मनुष्य को आग की जानकारी हो चुकी थी। लेकिन प्रश्न ये उठता है यहाँ पर कि निम्न पुरापाषाण काल में मनुष्य को आग की जानकारी तो हो गई थी, लेकिन वह इसके उपयोगों से परिचित नहीं था। अगला प्रश्न है, ताम्रवती। ताम्रवती के बारे में आपने पढ़ा था कि ताम्रवती का अर्थ क्या होता है? ताम्रवती का अर्थ क्या होता है? ताम्रवती को शाब्दिक रूप में अगर हम परिभाषित करें तो ताम्रवती को बोलते हैं तांबे वाली जगह। और ये जगह जो है तांबे वाली, यानी ताम्रवती, ये आहड़ सभ्यता से या आहड़ संस्कृति से संबंधित है। और आहड़ संस्कृति किससे संबंधित है? ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि तांबे का प्रयोग जो हुआ था वो आप जानते हैं कहाँ हुआ था, ताम्रपाषाण काल से ही तांबे का प्रयोग शुरू हुआ है, और इसी कारण उसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति कौन सी मानी जाती है? यानी ऐसी कौन सी संस्कृति है जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? वो कौन सी है? कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रकाश में आने के कुछ समय बाद ही ये कायथा संस्कृति भी प्रकाश में आ जाती है। प्रश्न नंबर 19, इनाम गांव जो है ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। तो एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाता है कि इनाम गांव क्या था? तो इनाम गांव के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि इनाम गांव जो था वो ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। अब प्रश्न दूसरा ये बनता है यहाँ से कि जो इनाम गांव है ये इसका संबंध किस संस्कृति से है? कायथा संस्कृति से, जोरवे संस्कृति से, मालवा संस्कृति से, या फिर सभी से? तो इसका उत्तर है, सही आंसर है इसका, जोरवे संस्कृति से। यानी इनाम गांव जो कि ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती हुआ करती थी, इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, ताम्रपाषाण संस्कृतियों में किसके पत्थर के औजार प्राप्त नहीं हुए हैं? ताम्रपाषाण संस्कृतियों में ही देखो, मैंने बताया था आपको कि ताम्रपाषाण संस्कृतियां हैं तो जोरवे संस्कृति है, कायथा संस्कृति है, मालवा संस्कृति है, आहड़ सभ्यता है, इसके साथ साथ सावलदा संस्कृति भी देखने को मिलती है। तो ये सभी जो संस्कृतियां हैं वो ताम्रपाषाण संस्कृति का ही हिस्सा हैं। तो प्रश्न ये कह रहा है कि ताम्रपाषाण संस्कृतियों में से कौन सी संस्कृति के पत्थर के औजार हमें प्राप्त नहीं हुए हैं?
जोरवे संस्कृति से भी हमें पत्थर के औजार प्राप्त होते हैं। कायथा संस्कृति में भी हमें पत्थर के औजार प्राप्त होते हैं। मालवा संस्कृति में भी पत्थर के औजार देखे गए हैं, लेकिन आहड़ संस्कृति में पत्थर के औजार हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाता है डी। अगला प्रश्न है कि दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, दायमाबाद का संबंध किससे है? ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित दायमाबाद। और दायमाबाद के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताया था कि दायमाबाद से 4 चीज़ें प्राप्त हुई हैं, 4 मुख्य चीज़ें प्राप्त होती हैं जो कि ठोस तांबे धातु की बनी हुई हैं। कौन कौन सी हैं? रथ चलाता मनुष्य, हाथी, गेंडा। ठीक है, ये सभी जो हैं मूर्तियां जो हैं दायमाबाद से प्राप्त हुई हैं, जो कि संबंध रखती हैं ताम्र पाषाण काल से। बड़ी संख्या में बच्चों के दफनाए गए शवाधान प्राप्त होते हैं। बड़ी संख्या में बच्चों के दफनाए गए शवाधान प्राप्त होते हैं, तो वो जोरवे संस्कृति में मिलते हैं। जोरवे संस्कृति से हमको क्या प्राप्त हुआ है? बच्चों के कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनको मतलब जैसे जो अंतिम संस्कार करते हैं तो बच्चों को दफनाया जाता था उस टाइम, तो उस टाइम के साक्ष्य हमें मिले हैं, वो जोरवे संस्कृति में मिले हैं। अगला प्रश्न है गिलुंड स्थल। गिलुंड स्थल का संबंध किस संस्कृति से है? मालवा संस्कृति से, नवपाषाणकालीन स्थल है, या फिर ये आहार संस्कृति से संबंध रखता है? याद रखिएगा, यहीं कहीं कहीं आहार देखने को मिलता है, कहीं कहीं आहार देखने को मिलता है, दोनों शब्द एक ही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ताम्रपाषाण जो मृदभांड थे उनमें सबसे उत्कृष्टतम मृदभांड किस संस्कृति के पाए जाते हैं? ताम्रपाषाण संस्कृति की ही संस्कृतियां हैं, जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति। तो इसमें जो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छे मृदभांड हमें पाए गए हैं, तो वो किस संस्कृति से संबंध रखते हैं? मालवा संस्कृति से संबंध रखते हैं। 25वां प्रश्न है माइक्रोलिथिक औजार संबंधित हैं। माइक्रोलिथिक औजार, ठीक है, माइक्रोलिथिक औजार पत्थर के औजार हुआ करते थे, जो कि सूक्ष्म औजार जिन्हें कहा जाता था, वे मध्य पाषाण काल में पाए गए हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस, जो कि आधुनिक मानव है, और आधुनिक मानव का जो प्रादुर्भाव देखने को मिलता है हमें, वो उच्च पुरापाषाण काल में, ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है सुमेलन से संबंधित है, सुमेलित कीजिए। इधर दे रखा है जेस्पर, चर्ट पत्थर, अग्नि का प्रयोग, हैंड एक्स, विदारणी, खंडक और मालवा संस्कृति। ठीक है, तो इसका जो है आप अगर इसका जो है सही ऑप्शन ढूंढेंगे तो देखो जेस्पर, चर्ट पत्थर जो है वो संबंधित है मध्य पुरापाषाण काल से। ठीक है, जेस्पर, चर्ट जो पत्थर हैं, इनसे बने हुए औजार हैं या इनसे बनी हुई वस्तुएं हैं, वो मध्य पुरापाषाण काल में हमें प्राप्त होती हैं। अग्नि का प्रयोग मनुष्य ने किया था नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में अग्नि का प्रयोग किया था। इससे पहले आप एक प्रश्न पढ़ चुके थे हैं कि मनुष्य को आग की जानकारी हुई थी निम्न पुरापाषाण काल में, और उस प्रश्न की व्याख्या करते समय मैंने बताया था कि निम्न पुरापाषाण काल में मनुष्य को अग्नि का ज्ञान तो हो गया था, लेकिन वह इसके उपयोगों से परिचित नहीं था। लेकिन नवपाषाण काल में जो मनुष्य था वो आग का प्रयोग करना सीख गया था, यानी अपना भोजन पकाने के लिए कच्चा मांस, जो पहले वो कच्चे मांस पे डिपेंड रहता था, अब वो मांस को पका करके खाने लगा, और आग का प्रयोग वो क्या कहते हैं उसके लिए भी करता था, जैसे जानवरों से बचने के लिए भी। जैसे वो गुफाओं या कंदराओं में रहते थे तो वहाँ पर गुफा के गेट पर या गुफा के मुख पर वो आग जलाकर रख देते थे, जिससे क्या होता था, उनकी जंगली जानवरों से सुरक्षा हो जाया करती थी। अगला ऑप्शन है कि हैंड एक्स, विदारणी या खंडक, जिसे गणासा भी बोलते हैं, ये किस काल से संबंधित है? तो ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। और मालवा संस्कृति जो है, मालवा संस्कृति ये नर्मदा घाटी में विकसित हुई थी, तो इसका जो है मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से। अब इसमें से आप सही छांट सकते हैं कौन सा है। ठीक है, इसमें से आप सही ऑप्शन छांट सकते हैं। ए का मिलान किससे हो रहा है? 2 से, और बी का अग्नि का प्रयोग, अग्नि का प्रयोग कहाँ से हो रहा है? अग्नि का प्रयोग हो रहा है नवपाषाण काल से, तो अग्नि का ये हो गया, ए का सेकंड हो गया, सी का फोर्थ हो गया, और डी का थर्ड हो गया। तो यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3 ये पहला ऑप्शन है इसका, ये पहला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आहड़ संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा माना जाता है? जब आहड़ संस्कृति के बारे में आपने पढ़ा था तो आपने सीखा होगा कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में की जो बनास घाटी है, बनास नदी की जो घाटी है, वहाँ पर आहड़ संस्कृति जो है पूरी तरह से विकसित हुई थी। इसलिए आहड़ संस्कृति का जो प्रमुख क्षेत्र है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी है।
ऐरण, नागता एवं नवदा टोली का संबंध किस संस्कृति से है? तो यह है मालवा संस्कृति से। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में दो संस्कृतियां एक साथ कहाँ पर पाई गई हैं, या कौन कौन सी संस्कृतियां हैं भारत की जो कि एक साथ पाई गई हैं, जिनकी जो कालक्रम है, जिनकी जो समयावधि है वो लगभग एक जैसी है और एक दूसरे के साथ साथ इनका विकास हुआ था। तो वो हुआ था मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये जो है संस्कृतियां दोनों ये एक दूसरे के साथ विकसित हुई मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 31, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो था हमारा वो किस द्वीप का हिस्सा था? पुष्कर द्वीप, क्रौच द्वीप, कुश द्वीप या जम्बू द्वीप? तो इसका सही आंसर है जम्बू द्वीप। भारतवर्ष जो था वो जम्बू द्वीप का हिस्सा हुआ करता था। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ मिली हैं? अतिरमपक्कम से। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? अतिरमपक्कम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरावशेषों पर विचार कीजिए। दमदमा, कुरनूल गुफाएं, टेक्कलकोट, नेकुंडा। इनका सही पुरावशेष कालानुक्रम है, मतलब इनमें से कौन कौन सी चीज़ें एक आरोही क्रम के अनुसार आपको प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले हमें कुरनूल गुफाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसके बाद में दमदमा के बारे में, इसके बाद में तीसरा जो स्थल है टेक्कलकोट और चौथा है नेकुंडा। तो इसका ऑप्शन हो जाता है सी, 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग यानी पूर्व पाषाण काल के अधिकांश औजार किस चीज़ के बने थे? तो स्फटिक से बनाए जाते थे। स्फटिक से बनाए जाते थे पूर्व पुरापाषाण काल के जो औजार होते थे। 35वां प्रश्न है, कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? पुरापाषाण काल में कुल्हाड़ी भी देखने को मिली है, गंडासा भी देखने को मिला है, विदारणी भी वहाँ पर देखने को मिलती हैं, लेकिन सेल्ट नाम का कोई औजार जो है पुरापाषाण काल संस्कृति से देखने को नहीं मिलता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 36, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। बस्ती स्थल, समाधि स्थल और तीसरा है बस्ती एवं समाधि स्थल। तो आपको ये चेक करना है कि बस्ती स्थल चिरान से संबंधित है, समाधि स्थल पोरकालम से संबंधित है, बस्ती एवं समाधि स्थल दोनों ये पिकली हल से संबंधित हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या 1, 2, 3? तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तीनों जो आपके जो मैचिंग दे रखी हैं वो तीनों कैसी दे रखी हैं? सही दे रखी हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 से। चौपानी मांडो, कुल्ली, अतिरमपक्कम, इनाम गांव, इनका संबंध किस काल से है? ये आपको मैच करना है। तो चौपानी मांडो का संबंध है मध्य पाषाण काल से। चौपानी मांडो का संबंध कहाँ से है? मध्य पाषाण काल से है। कुल्ली का संबंध है ताम्रपाषाण काल से। अतिरमपक्कम पुरापाषाण काल से। आपने अभी पिछले प्रश्न में आपने देखा कि अतिरमपक्कम से हमें जो क्या प्राप्त हुआ है? कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कुल्हाड़ियाँ, तो वो पुरापाषाण काल से संबंधित है। अब बचा क्या? इनाम गांव। इनाम गांव पूर्व हड़प्पाई सभ्यता से यानी हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के काल से संबंधित है इनाम गांव। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की खुदाई पाषाण काल से हड़प्पा संस्कृति तक एक निरंतर सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है? ऐसा कौन सा स्थान है? इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा स्थान है जिसकी खुदाई करने के बाद में उसका अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि ये जो स्थल है वो हड़प्पा संस्कृति तक, कहाँ से लेकर के? पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक जो सांस्कृतिक विकास हुआ उसका हमें क्या देता है? प्रमाण देता है। तो वो है मेहरगढ़। वो कौन सा स्थल है? मेहरगढ़। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ताम्र संचय का अर्थ क्या है? ताम्र संचय का अर्थ है गेरुवर्णी मृदभांड, यानी जो लाल मृदभांड पाए जाते थे उन्हें ही क्या कहा जाता था? ताम्र संचय। भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण कहाँ पे मिला है? ये जब प्रागैतिहासिक काल हमने प्रारंभ किया था वहीं पर आपने पढ़ा था सबसे पहले कि भारत में सिर्फ एक ही स्थल पर जो है हमें जीवाश्म का प्रमाण मिलता है, वो मिलता है शिवालिक पहाड़ी पर। और शिवालिक पहाड़ी से हमें जिस मानव के जीवाश्म मिले हैं उसे क्या कहा गया? रामापिथेकस का नाम दिया गया। रामापिथेकस का नाम दिया गया। पूर्व पुरापाषाण काल के कुछ औजार 16R और सिंगी तालाब में पाए गए। पूर्व पुरापाषाण काल के कुछ औजार हैं वो कहाँ पे पाए गए? 16R और सिंगी तालाब में पाए गए। ये स्थल कहाँ पर स्थित हैं? यानी 16R और सिंगी तालाब कहाँ पर स्थित हैं? ये सब राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42वां प्रश्न है सुमेलन से संबंधित।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये जो दूसरी साइड में दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आपके शैल चित्र। तो कौन कौन से शैल चित्र किस स्थल से हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से हमें प्राप्त हुए हैं मुरहाना पहाड़। जो मुरहाना पहाड़ आपका जो देखने को मिलता है वो उत्तर प्रदेश में है। लाखाजुआर जो है वो मध्य प्रदेश में है। कर्नाटक है वो कोपागुल्लू में है। और मध्य प्रदेश से हमें भीमबेटका के जो शैल चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसके चारों ऑप्शन जो हैं वो चारों आपके जो हैं वो सही सुमेलित हैं पहले से ही। तो इसका जो है ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य लगभग कब प्राप्त हुए थे? 1000 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व या 4000 ईस्वी पूर्व? तो जो गंगा घाटी है उसमें जो चावल के प्रमाण मिले हैं वो 4000 ईस्वी पूर्व के समय के हमें प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है कपास का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो कपास का जो साक्ष्य प्राप्त होता है मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गणेश पूजा का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो दायमाबाद से गणेश पूजा के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हो गई आज की प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। इसके बाद में क्या होता है कि प्रागैतिहासिक काल आपका आज समाप्त हो जाता है। अब जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वीडियो में पहला वीडियो जो आएगा उसमें हम सिर्फ बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, केवल उसकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद में उस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थलों के बारे में। हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से स्थल थे, वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हमें प्राप्त हुई, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे फिर दूसरी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।